मेरा नाम रश्मि है। मैं कार्तिक नाम के लड़के को पसंद करती थी। मैं कार्तिक से बड़े गुस्से में फ़ोन पर बात कर रही थी। आखिरकार मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, अरे नाराज़ क्यों होती हो? तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। तुम नहीं जानती, मैं जब भी गांव जाता हूँ और भैया भाभी से तुम्हारे और अपने रिश्ते की बात करने की कोशिश करता हूँ, तो घर में कोई ना कोई मुझे अपनी एक ऐसी परेशानी बता देता है। मैं उस परेशानी में उलझ कर रह जाता हूँ और अपने रिश्ते की बात करना उन लोगों से भूल ही जाता हूँ। पिछले हफ्ते भी मैंने बड़ी भाभी से बात करने की कोशिश की थी। उनसे कहा था कि मुझे शादी करनी है और मैंने शहर में अपने लिए एक लड़की देख ली है। इतने में ही भाभी के सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। चारों भाइयों में से कोई भी भाई उस समय घर में मौजूद नहीं था, इसीलिए मैं अकेले ही भाभी को डॉक्टर के यहाँ लेकर चला गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी से भाभी को डॉक्टर के यहाँ लेकर चला गया था। अगर देर हो जाती तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी भाभी के दिमाग पर बुखार चढ़ सकता था। भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। घर में सब लोग बहुत परेशान थे और ऐसे हालात के चलते मुझे अपनी शादी से जुड़ी बात किसी से भी करना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, ओह फॉर कार्तिक, तुम्हारे परिवार में तो हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। ये कोई नया बहाना नहीं है। तुम हर बार ऐसा ही करते हो। अरे, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। अगर मेरे लिए उनको कोई रिश्ता अच्छा मिल गया ना, तो फिर वो मेरी शादी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं करवाएंगे। फिर तुम करते रहना शादी, जिससे भी करो। मेरे इतना नाराज होने पर कार्तिक कहने लगा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी हो। चाहे जो हो जाए, मैं तुमसे ही शादी करके रहूंगा। अगले हफ्ते जब मैं गांव जाऊंगा तो घरवालों से इस बारे में बात जरूर करूंगा। ठीक साल पहले कार्तिक से मेरी मुलाकात बैंक में हुई थी, जब हम दोनों एक ही साथ एक ही बैंक में नौकरी करते थे। वहां पर हम दोनों ज्यादातर एक ही साथ काम करते थे। हम दोनों के चेम्बर भी पास पास ही थे, इसलिए हम दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हो गई थी और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। साल पहले का वक्त कुछ और था। उस समय कार्तिक से बड़े उसके चौथे नंबर वाले भाई की शादी नहीं हुई थी। कार्तिक अपने घर में सबसे छोटा है, इसलिए उसकी शादी भी सबसे आखिर में होनी थी और फिर मेरी भी कोई इतनी उम्र नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया था कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम अगर नौकरी करना चाहो तो कर सकती हो। वैसे भी मेरे दो भाई थे और हमारे घर में लगभग सभी लोग पढ़े लिखे थे, इसलिए किसी की भी सोच पुराने लोगों जैसी नहीं थी और हम तीनों भाई बहन मिलकर अच्छा कमाते थे। पापा की भी अच्छी जॉब थी। मम्मी भी स्कूल में टीचिंग किया करती थी, लेकिन जब से मेरी मुलाकात कार्तिक से हुई थी, मैं उसके प्यार में डूबती चली गई थी। वक्त गुजरता गया। कार्तिक ने कहा था कि जब उसके भाई की शादी हो जाएगी, उसके बाद ही उसकी शादी होगी, क्योंकि उस समय कार्तिक की भी कोई इतनी उम्र नहीं थी। उसकी भी नई नई नौकरी ही थी। हम दोनों साथ मिलकर नौकरी भी करते थे और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त भी बिताया करते थे। कार्तिक कहता था कि वो मुझसे ही शादी करेगा। हम दोनों एक दूसरे से शादी के सपने देखते रहते थे। फिर जैसे ही हम दोनों को एक साथ 2 साल गुजर गए तो मेरी मम्मी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी, इसलिए मम्मी को घर में मेरी ज़रूरत हुआ करती थी। फिर मुझे मजबूरन अपनी नौकरी छोड़नी पड़ गई, मगर फिर भी मेरी और कार्तिक की मुलाकातों का सिलसिला कम नहीं हुआ था। मैं घर के काम से फ्री होते ही कार्तिक से मिलने के लिए चली जाती थी, लेकिन अभी पिछले 6 महीने से मेरे घरवाले मुझ पर शादी का प्रेशर डाल रहे थे और 2 साल पहले कार्तिक के बड़े भाई की भी शादी हो गई थी। अब उसके घर में उसकी ही शादी का नंबर था, इसीलिए मैं उसे फोर्स कर रही थी कि तुम अपने घर में हम दोनों के रिश्ते की बात करो। मगर वो हर बार अपने भैया भाभी से बात करने की कोशिश करता था और हर बार ही वो नाकाम हो जाता था। एक बार जब शुरू में उसने अपने भैया भाभी से हम दोनों के रिश्ते की बात करने की कोशिश की थी, तो उसकी नई वाली भाभी प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर ये खबर सुनकर वो अपने रिश्ते की बात घर में नहीं कर सका था। उसके बाद उसने अपनी भाभी की डिलीवरी के बाद जब इस बारे में उन लोगों से बात की, तो उसके बड़े भैया के बेटे का बर्थडे आ गया था, जिसके सेलिब्रेशन की तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी और उसके भी कई दिनों तक वो अपने घर वालों से बात नहीं कर सका था। उसके घर के लगभग सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे।
उसका कहना था कि मेरी भाभियाँ ही मेरी माँ है, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। जब उसके बड़े भैया की शादी हुई तो उसकी बड़ी भाभी ने उसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला था। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। उसके घर में लगभग सभी लोग अनपढ़ थे। एक अकेला कार्तिक ही था जो शहर में आकर एजुकेटेड हो गया था और शहर में ही नौकरी करने लगा था। उसकी नौकरी बहुत अच्छी थी। उसका कहना था कि उसके चारों भाई भी मिलकर इतना पैसा नहीं कमाते जितना वो अकेला कमाता है, क्योंकि वो जब बैंक में नौकरी करता था तब भी उसकी सैलरी ज़्यादा थी। लेकिन फिर कुछ समय के बाद उसने बैंक की नौकरी छोड़कर किसी कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी थी और वहाँ उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो अपनी सैलरी के सारे ही पैसे ज़्यादातर अपने भाई भाभी के हाथ में दिया करता था। वो अपने भैया भाभी से बहुत प्यार करता था। उसके सभी भैया भाभी उसके माता पिता समान थे और उनके बच्चों को भी वो बहुत प्यार करता था। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उसके भाइयों ने ही उठाया था। लेकिन अब कुछ भी करके हम दोनों को शादी करनी थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझसे बोल चुके थे कि अब हम तुम्हारी शादी में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अभी तक उन्हें मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। वो मेरे लिए एक ऐसे लड़के की तलाश कर रहे थे जो काफ़ी पढ़ा लिखा हो और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो। मैं जानती थी कि मेरे पेरेंट्स कार्तिक के लिए आसानी से नहीं मानेंगे, क्योंकि वो भले ही शहर में रहकर अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन उसका परिवार गांव में था और शादी के बाद वो अपनी पत्नी को भी गांव लेकर ही जाएगा और मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरी शादी गांव में नहीं करेंगे, क्योंकि गांव के लोगों की सोच कुछ अलग ही होती है। मगर मुझे यकीन था कि कार्तिक अगर अपने परिवार को लेकर हमारे घर आ जाएगा तो शायद मैं मम्मी पापा को कार्तिक से शादी करने पर मना लूंगी। लेकिन अभी तो कार्तिक अपने घर वालों से कोई बात ही नहीं कर पा रहा था। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि कार्तिक मुझे कभी हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो हम दोनों के रिश्ते में कुछ लापरवाही दिखाने लगा है। ऐसा शायद मुझे ही लगता था। वो तो यही कहता था कि मैं हर बार घर जाता हूँ तो घर वालों से बात करने की कोशिश करता हूँ। अब पता नहीं वो सच कहता था या फिर सिर्फ मुझे समझा दिया करता था। अब की बार मेरा उससे जो झगड़ा हुआ था, उस हिसाब से तो मुझे यही लगता था कि अब की बार वो मेरा रिश्ता ज़रूर लेकर आएगा और अपने घर में मेरे बारे में बात ज़रूर करेगा, क्योंकि कई दिनों तक मैंने उससे बात नहीं की थी। वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहा था, बार बार यही समझा रहा था कि वो इस बार ज़रूर बात करेगा, लेकिन इससे पहले भी वो कई बार यही सब कुछ कह चुका था। इसलिए अब मुझे उसकी बातों का ज़्यादा विश्वास नहीं रहा था। अब तो मैंने उससे कह दिया था, जब तक तुम अपने घर वालों को यहाँ लेकर नहीं आओगे तब तक मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। कई दिनों तक मैं उससे नाराज़ रही थी। मैंने उसकी कॉल भी रिसीव नहीं की थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे मैसेज करके बताया कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने कहा, कौन सी खुशखबरी है? तो उसने बताया कि मैंने तुम्हारे और अपने बारे में अपने सभी घर वालों से बात कर ली है। मैंने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले मान गए या नहीं? वो कहने लगा कि ऐसे कैसे नहीं मानते, मैं उन लोगों से कोई डिमांड करूं और वो लोग मेरी उस इच्छा को पूरी न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने बताया कि पहले तो भैया भाभी को इस बात पर ऐतराज़ हुआ था कि तुम्हें शहर की लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत है, हमारे गांव में भी तो एक से एक खूबसूरत लड़की है। मगर जब मैंने तुम्हारा फ़ोटो अपने सभी घर वालों को दिखाया तो तुम सभी लोगों को बहुत पसंद आई और अब सब लोग तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हो गए। उसकी चारों ही भाभियाँ और उसके सबसे बड़े भैया जो पहले नंबर के थे, वो हमारे घर रिश्ता लेकर आ गए थे। मगर उन लोगों का पहनना ओढ़ना और बोलचाल का अंदाज बहुत ही अलग था। मेरे मम्मी पापा पहले तो उनको देखकर घबरा गए थे और सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये लोग कौन हैं। फिर उन्होंने जब जाकर मुझे देखा और मेरे और कार्तिक के रिश्ते की बात की तो मेरे पेरेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी किसी लड़की से मोहब्बत करती है, जिसके घर वाले आज उनकी आंखों के सामने बैठे हुए हैं और रिश्ते की बात कर रहे हैं। पापा ने मुझे गौर से देखा तो मैंने इशारों से कहा था कि जी पापा, ये लोग ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कार्तिक के भैया ने पापा को बता दिया था कि आपकी बेटी और हमारा भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। पापा ने उन लोगों से जीतने भी सवाल करने थे। सब पूछ लिए। कार्तिक की भाभियों को मैं बहुत पसंद आई थी। उसकी चारों ही भाभियाँ मामूली सी शक्ल की थीं। काफ़ी देर तक उनकी बातचीत मेरे पापा के साथ होती रही थी और फिर वो लोग चले गए थे। कार्तिक के भैया भाभी मेरे पापा से बोल गए थे कि आप लोग यही शहर में हमारे कार्तिक से मिल लीजिए और अगर हमारा गांव और हमारा घर देखना है तो हमारे गांव ज़रूर आना।
ये बात सुनकर पापा चौंक गए थे। उन लोगों के जाने के बाद मुझे बहुत डांट पड़ी थी। मेरे मम्मी पापा और भाइयों को ये बात भी पता चल गई थी कि वो लोग गांव से आए थे। मैंने उन लोगों को समझाया कि भले ही कार्तिक की फैमिली गांव में रहती है, मगर वो यहीं रहकर नौकरी करता है। पापा कहने लगे कि हम तुम्हारी शादी गांव में नहीं करेंगे। मैंने कहा, लेकिन मैं कार्तिक से ही शादी करके रहूंगी। पापा कहने लगे, तो फिर उससे कहो कि वो तुम्हारे रहने का बंदोबस्त यही शहर में करे। इस बात पर उस दिन घर में काफी हंगामा हुआ था। मैंने जब ये बात कार्तिक को बताई तो कार्तिक इस बात पर बहुत नाराज हुआ था। वो कहने लगा कि मेरे भैया भाभी का कहना है कि शादी के बाद जिस तरह मेरी सारी भाभियां एक घर में रहती है, उसी तरह तुम भी वहीं रहोगी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ भी करके अपने पेरेंट्स को समझाना होगा। ये बात तो तुम पहले से ही जानती थी ना कि लड़की की शादी होती है तो वो अपने ससुराल में ही रहती है। तुम जानती हो कि जैसे ही मेरी छुट्टी होती है मैं अपने घर चला जाता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने घर बात करने की कोशिश करती हूँ। मैंने यही सब कुछ पापा को बता दिया था। मेरे आंसू पापा को तो दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर मम्मी कह रही थी कि अगर हमारी बेटी की खुशी उसी लड़के के साथ है तो हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी हमारी एक ही तो बेटी है। और फिर मेरी जिद के आगे पापा और कोई सवाल न कर सके थे। उन्होंने मेरी शादी कार्तिक के साथ करवाकर मुझे विदा कर दिया था, मगर उनका कहना था कि हमारे लिए कार्तिक अनजान है और उसका घर भी, उसके परिवार में भी हम किसी को नहीं जानते। अब जब तुमने कार्तिक से शादी करने का फैसला किया ही है तो फिर शादी के बाद अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो हमें उसमें इन्वॉल्व मत करना। मैंने पापा से कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं या मुझे बद्दुआ देकर विदा कर रहे हैं। आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है कि परेशानियों से हार जाएगी। मोहब्बत की है तो उसे सारी जिंदगी निभाएगी। मेरी शादी कार्तिक के साथ तो हो गई थी, मगर मेरे घरवाले इस शादी से खुश नहीं थे। अगर कोई खुश था तो वो थी मेरी माँ, जिनको मेरी खुशी की परवाह थी। दोनों भाई और पापा मुझसे नाराज थे। पापा मेरी शादी अपने ही शहर में करना चाहते थे, बल्कि वो तो मेरे लिए ना जाने कितने अच्छे अच्छे लड़कों को भी रिजेक्ट कर चुके थे। उनका मानना था कि उनकी बेटी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसकी शादी किसी भी मामूली लड़की के साथ करवा दी जाए। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की थी, इसलिए वो मेरे लिए एक ऐसे लड़के की तलाश कर रहे थे जो कामयाबी की ऊंचाइयों को छू चुका हो और जहां उनकी बेटी अपने बाकी सपनों को पूरा कर सके। यही वजह थी कि उनको कार्तिक और कार्तिक का परिवार पसंद नहीं आया था, मगर मेरी जिद की खातिर मेरी शादी कर दी गई थी। मेरा स्वागत भी गांव में ही किया गया था, क्योंकि शहर में कार्तिक रेंट के फ्लैट में रहता था, जहां पर उसके साथ काफ़ी सारे लड़के रूम शेयर करते थे। इसलिए वो मुझे अपने साथ वहां लेकर नहीं जा सकता था और उसकी भाभियों ने भी कह दिया था कि नई नवेली दुल्हन विदा होकर हमारे घर ही आएगी। मैं बहुत होश थी क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। मेरा स्वागत मेरी जेठानियों ने बड़ी धूमधाम से किया था और चारों ही जेठ भी बहुत खुश थे। मेरी 2 जेठानियों के पास बच्चे थे, जबकि बीच की 2 जेठानियों के पास कोई बच्चा नहीं था। मेरा पति अपने घर में सबका लाडला था, इसीलिए उनकी शादी से सब लोग बहुत खुश थे। यही वजह थी कि सब लोग शादी अपने घर में ही करना चाहते थे। शादी के बाद ससुराल में मेरा पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा था, क्योंकि मेरी चारों ही जेठानियों ने मुझे बहुत प्यार दिया था। इधर मेरे पति ने जॉब से शादी की वजह से पूरे 1 हफ्ते की छुट्टियां ले ली थीं। उन्होंने कहा था कि वो अब अपने लिए बड़ी गाड़ी ले लेंगे और सुबह को ऑफिस चले जाया करेंगे और रात को घर वापस आ जाया करेंगे। मैं तो कार्तिक ही इस बात से बहुत खुश हुई थी, मगर ना जाने क्यों कार्तिक के भैया भाभी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि तुम अपनी पत्नी के आ जाने से यहाँ रोज आना जाना करोगे और बड़ी सी गाड़ी भी खरीद लोगे, जबकि हम लोग तुमसे काफ़ी लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ ही रहा करो। मेरे पति ने अपने घरवालों को समझाया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी गांव की नहीं है। बड़ी भाभी ने जल्दी से सबको समझाया था कि जैसा कार्तिक कर रहा है उसे करने दो। शादी के बाद 2-3 दिन तो मेरे बिल्कुल ठीक गुजरे थे। मेरी जेठानियाँ बहुत अच्छी थीं, मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थीं, मेरा बहुत ख्याल भी रख रही थी। मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था और मैंने सुना था कि मेरे चारों ही जेठ ईंट के भट्टे पर मजदूरी करते हैं। चारों ही जेठानियां घर का काम बारी बारी से करती थी।
मैं अभी नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए मुझसे कोई काम नहीं करवाया जा रहा था। मेरी सबसे बड़ी जेठानी का नाम भावना, छोटी वाली जेठानी का नाम काव्या और उससे छोटी वाली जेठानी का नाम रीमा और सबसे छोटी वाली जेठानी का नाम पायल था। धीरे धीरे मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था। ये सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। कार्तिक ने कार के लिए अपनी कंपनी से लोन लिया और फिर एक कार खरीद ली थी, क्योंकि कार से वो जल्दी गांव आ सकते थे। कार्तिक ने अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था। एक बात बहुत ही अजीब थी, मेरे चारों ही जेठ सारा दिन घर में पड़े रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से कहा कि भाभी के सभी भैया काम पर नहीं जाते, मैंने तो सुना था कि ये लोग मजदूरी करते हैं। मेरी जेठानी बात को घुमाने लगी और कहने लगी कि हाँ, इन दिनों भट्ठों पर काम नहीं चल रहा है, इसीलिए ये लोग खाली है। मुझे मर्दों का घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो चारों ही मेरी शिकायत बार बार अपनी पत्नियों से करते रहते थे। कहते थे कि रश्मि से कहो कि घूंघट लेकर आया करें, धीमी आवाज में बात किया करें, घर के काम किया करें। इन्हीं सब बातों की वजह से वो चारों मुझे घर में बोझ लगते थे। मेरी जेठानियां मुझसे कहती थीं कि हमारे घर में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। रात को जब कार्तिक घर आते तो मैं उन सब लोगों की शिकायत कार्तिक से कर दिया करती थी। कार्तिक ने जैसे ही कार ले ली तो कार्तिक मुझे घुमाने लेकर जाने लगे थे। मेरी और कार्तिक की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। कार्तिक मेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया करते थे। शहर जाकर मॉल से शॉपिंग करवाना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में साथ खाना खाना, ये सब मुझे और कार्तिक को बहुत पसंद था, क्योंकि हम लोग पहले भी ऐसा ही किया करते थे। लेकिन अब ना जाने क्यों शादी के बाद ये सब कुछ मेरे ससुराल वालों को अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने देखा था कि कार्तिक के भाई मिलकर कार्तिक पर डांट लगाया करते थे और उनसे कहते थे कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करने लगे हो। शादी को 1 महीना आ गया था। जैसे ही कार्तिक की सैलरी आई, कार्तिक ने इस बार अपनी सैलरी अपने भैया भाभी को नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने अपनी सैलरी से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वो अपने पूरे परिवार को और मुझे शहर के बड़े होटल में ले गए थे। वहां जाकर हम सब लोगों ने खाना खाया था। मेरे जेठ जेठानी को ये सब कुछ पसंद नहीं आया था, मगर कार्तिक की खुशी की खातिर वो लोग होटल खाना खाने के लिए चले तो गए थे। लेकिन जब टेबल पर खाने का बिल आया तो 40,000 का बिल देकर मेरे जेठ को बहुत गुस्सा आया था, जिसमें कार्तिक ने मेरे लिए होटल में सजावट भी करवाई थी, मेरे लिए गिफ्ट भी लिए थे और सब लोगों को खाना भी खिलवाया था। हमारा परिवार भी बड़ा था, इसलिए खाने का बिल ज्यादा आया था, मगर ये सब कुछ मेरे जेठ जेठानी को अच्छा नहीं लगा था। वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, ये शहर के लोग फिजूल खर्ची करना बहुत जानते हैं। मेरी जेठानियां मुझे पहले जितनी अच्छी लगती थीं, अब वो वैसी बिल्कुल भी नहीं रही थीं। मेरे पहने ओढ़ने का ढंग भी उन लोगों से बहुत अलग था और मेरा कोई काम उनमें से किसी को पसंद नहीं आता था। वो लोग मुझसे बात नहीं करती थीं, सारा दिन एक साथ बैठकर मेरी बुराइयां करती थीं। मैंने नोटिस किया था कि इस घर में मेरे पति की कमाई से ही चूल्हा जलता था, तभी तो उन लोगों को ये बात बुरी लगती थी कि कार्तिक अपनी पत्नी पर पैसा क्यों खर्च करता है। फिलहाल मैं ये सब कुछ खामोशी से देख रही थी, क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा था, लेकिन घरवालों का बिहेवियर दिन ब दिन मेरे साथ बिगड़ता चला जा रहा था। ये बात जब मैंने कार्तिक से कही तो कार्तिक कहने लगे कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मेरे भैया भाभी ऐसे नहीं हैं। मेरे भैया भाभी के बारे में कभी अपने मुंह से गलत शब्द मत निकालना, मैं नहीं सुन सकूंगा। कार्तिक ऐसा बोलते थे, इसलिए मैंने कार्तिक को उनके भैया भाभी के बारे में कुछ भी बताना छोड़ दिया था। एक दिन मैंने देखा कि मेरी सारी ही जेठानियां सर जोड़कर मेरे बारे में कुछ बातें कर रही थीं। जब अचानक मैं उनके पास गई तो वो मुझे देखते ही खामोश हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि क्या हुआ भाभी, आप लोग मुझसे नाराज हो गया? तो मेरी पायल भाभी कहने लगीं कि नहीं नहीं रश्मि, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम लोग तो अभी तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे, यही कि तुम कितनी अच्छी हो। वो कहने लगी कि हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा और कार्तिक का रिश्ता कुछ कमजोर चल रहा है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कार्तिक तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। पायल भाभी कहने लगी कि अरे उस तरह का रिश्ता नहीं, बल्कि दूसरी तरह का रिश्ता। इस पर मेरी सारी ही जेठानियां हंसने लगी थीं, जबकि मैं उनकी बात का कोई मतलब नहीं समझी थी। उन्होंने कहा, देखो
तुम्हारी शादी को दूसरा महीना लग गया। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारा पति तुमसे बोर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे पति भी अभी तक हमारे दीवाने हैं, इसी तरह से कार्तिक भी तुम्हारा हमेशा दीवाना रहे। मैंने कहा, आप लोग क्या कहना चाहती हैं? तो वो कहने लगी कि कुछ नहीं, रात को हम तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो थोड़ी देर के बाद ही मेरी सबसे बड़ी जेठानी भावना भाभी कमरे में आई और उन्होंने कार्तिक को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने मेरे हाथ में खामोशी से छोटी सी एक पोटली दी जो काले रंग की थी। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद इसे खोलकर देख लेना और इसमें कुछ है, उसे पानी के साथ पी लेना। तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारा दीवाना रहेगा और हमेशा तुमसे संतुष्ट रहेगा। मैं उनकी बात तो समझ गई थी, लेकिन अभी मेरी शादी को इतना वक्त नहीं हुआ था कि मेरा पति मुझसे बोर हो जाता। मगर फिर भी मैंने उनकी दी गई चीज़ अपने हाथ में दबा ली और अपने पति के कमरे में आने से पहले पहले पानी से उसे खा लिया था। वो मुझे फिटकरी जैसी लग रही थी। उसके बाद मैंने उस काले कपड़े को फेंक दिया, मगर ना जाने क्यों उस फिटकरी को खाते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। अगले दिन फिर से रात के समय मेरी दूसरी जेठानी आई और उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अब हर दिन एक दिन फिर एक दिन है। एक एक करके बारी बारी मेरी सारी जेठानियां कमरे में आती और मुझे वो फिटकरी खामोशी से काले कपड़े में लपेटकर उसकी पोटली बनाकर मुझे दे जाती थी और मैं उनके जाने के बाद पानी से उसे खा लिया करती थी। उनका कहना था कि इससे तुम और तुम्हारे पति की जवानी बरकरार रहेंगी। हमारे गांव की सारी ही औरतें ज़्यादातर यही खाती हैं। मैंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया था, मगर धीरे धीरे मैं अपने अंदर बदलाव महसूस कर रही थी। मुझे अकेलापन से बहुत डर लगने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कोई मुझ पर नज़र रख रहा है। मैं जब अपने कमरे में होती, अचानक से एक अजीब सी हवा आती और मुझे छूकर गुजर जाती थी। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और तो और मुझे बुखार भी रहने लगा था। रात को जैसे ही कार्तिक मेरे करीब आने की कोशिश करते और मुझे हाथ लगाते तो मेरा शरीर बहुत गर्म होता था। मुझे इस तरह देखकर वो घबरा जाते थे और मुझसे पूछते थे, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं उन्हें बताती कि हाँ, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो वो फौरन ही मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे। मुझे बहुत तेज बुखार होता था। कई दिनों तक मेरी जेठानियाँ मुझे वो फिटकरी खिलाती रहीं। मुझे हमेशा अपनी तबीयत बोझल बोझल सी लगती रहती थी। मैं अब सारा सारा दिन अपने कमरे में आराम करती और ज़्यादातर मुझ पर बेहोशी सवार रहती थी। जब मैं सो रही होती तो मेरी जेठानियाँ कमरे में आतीं और अगरबत्ती जलाकर चली जाती थी, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में महक रही होती थी। उसी समय मुझे एक भयानक सपना आता जिसमें कोई मेरा पीछा कर रहा होता और मैं उससे बचकर भाग रही होती थी, और अब अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होने लगा था। रात को भी मेरे साथ ऐसा ही होता। मेरे जेठ, जो कि कोई काम धंधा नहीं करते थे, बस अपने भाई के सामने दिखावा करने के लिए घर से बाहर चले जाते थे, लेकिन उनकी नौकरी पर जाते ही वो वापस आ जाते थे, कहते कि कोई काम ही नहीं है और इस घर में जितना भी खर्च होता वो सब मेरे पति की ही कमाई से हो रहा था। अब जब से मैं बीमार रहने लगी थी, तभी से न तो मेरे पति मुझे बाजार लेकर जा रहे थे और ना ही हम होटल में खाना खा रहे थे। यहाँ तक कि मेरे पति मेरे करीब बैठकर मुझसे कोई बात भी करने की कोशिश करते तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता था। मेरा मन करता बस कार्तिक मुझसे किसी भी तरह दूर हो जाए। मैंने नोटिस किया था कि सारा दिन मैं सोती रहती थी और अगर मैं जाग रही होती तो मुझे डर सताता रहता था। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। रात को जब कार्तिक घर में आ जाते तो मुझे उनसे नफरत महसूस होने लगती थी। कार्तिक को मेरा ऐसा व्यवहार बहुत बुरा लगने लगा था। वो हमेशा मुझसे शिकायत करने लगे थे कि तुम्हें ना जाने क्या हो गया। ये तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि मुझे आखिर हुआ क्या है। लेकिन मैं दिन ब दिन अपने पति से दूर होती जा रही थी। मैंने अपनी जेठानियों को भी रो रो कर बताया था कि ना जाने मुझे क्या हो गया। मुझे ना तो कार्तिक से बातचीत करना अच्छा लगता है और ना ही अपने बिस्तर से उठना अच्छा लगता है। बस मन करता है कि मैं इसी तरह से बिस्तर पर लेटी रहूं। पता नहीं क्यों मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। मेरी जेठानियां कहती कि शादी के बाद हम तो तुमसे कहते थे कि सर पर पल्लू रखा करो, ज़्यादा मेकअप मत किया करो, मगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी। कुछ ऊपर की चीज़ें भी होती हैं जो इंसान को अपने वश में कर लेती है। मैंने कहा, रीमा भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? क्योंकि मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे दिमाग पर और दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है।
कार्तिक तो मुझसे कहते थे कि मैं तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चलता हूँ, क्योंकि मेरी हरकतें भी बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थीं। मैं अचानक ही जोर जोर से चिल्लाने लग जाती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था, और अचानक ही खामोश हो जाती थी। और कभी कभी तो मैं बेहोशी की हालत में कुछ ऐसा गलत भी कर दिया करती थी कि जिससे घर वालों को भी बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरी जेठानियां अब मेरे पति से शिकायत करने लगी थी कि तुम्हारी पत्नी को ना जाने क्या हो गया, मगर मैंने कार्तिक से मना कर दिया था कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। ऐसा करने से मुझे मेरी जेठानियों ने ही मना किया था। उनका कहना था कि डॉक्टर के पास जाने से कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने मेरे दिल में डर बैठा दिया था कि तुम पर किसी आत्मा का साया है, और अब तो मुझे यकीन हो गया था कि जरूर मुझे कोई आत्मा सता रही है, क्योंकि अगर मेरे घर का कोई भी मेंबर मेरे कमरे में आता तो मुझे उसकी शक्ल बड़ी ही अजीब सी लगती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी जानवर का चेहरा है। मैं दिन ब दिन पागल होती जा रही थी। मेरा पति मेरी इन हरकतों से बहुत तंग आ गया था। मेरा और कार्तिक का रिश्ता बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि मैं कार्तिक को अब बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने देती थी। वो जब भी मेरे पास आने की कोशिश करते, मैं उन्हें धक्का दे देती या जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया करती थी। ऐसा मैं जानबूझकर नहीं करती थी, बल्कि कार्तिक को देखकर मुझे घबराहट महसूस होने लगी थी। वैसे तो मेरे करीब कोई नहीं आता था, लेकिन एक मेरे पति ही थे जो मेरे करीब आकर मुझे छुआ करते थे। सारा दिन मेरा ख्याल मेरी जेठानियां रखती थीं, वही मुझे खाना दिया करती थीं और वही मेरे कमरे की साफ सफाई करती थी। मेरे पति का ध्यान भी अब काम से हटता जा रहा था, मगर उनके भाई भाभी ने उनको समझाया था कि हम है ना, रश्मि का ख्याल रखने के लिए तुम अपने काम पर ध्यान दो। एक दिन मुझे शक हुआ कि पहले तुम्हें बिल्कुल ठीक रहती थी, लेकिन जब से मेरी जेठानियों ने मुझे वो पोटली वाली फिटकरी खिलानी शुरू की थी, तभी से मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे अपनी जेठानियों पर नजर रखनी होगी, इसीलिए अब मैं जिस समय होश में रहती, उस समय उनकी हरकतें नोटिस करने की कोशिश करती थी। न जाने कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जेठानियां मुझसे और मेरे पति से छुपकर कुछ तो करती है। पहले वो हमेशा मुझसे दूर दूर रहती थी, लेकिन जब से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, तब से हमेशा वो मेरे कमरे के आसपास ही होती थी। मैंने होश में रहते हुए एक दिन कार्तिक से बात करने की कोशिश की और उनसे कहा कि मुझे आपके घर वालों की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे कि तुम मेरी भाभियों पर इल्जाम लगा रही हो, जबकि तुम खुद ठीक नहीं हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बता दिया कि आपकी भाभियां मुझे काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा देकर चली जाती थी और कहती थी कि इसे पानी से खा लेना, इससे तुम्हारा पति संतुष्ट रहेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, जिस दिन से मैंने उनकी दी हुई फिटकरी खाई है, तभी से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इस बात पर मेरे पति को गुस्सा आया और वो कहने लगे, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी भाभियां बहुत अच्छी हैं, गलत तो तुम हो। तुम ना तो डॉक्टर के पास चलती हो और ना ही मुझे अपने करीब आने देती हो। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने कहा, आप मेरी बात का विश्वास करने की कोशिश कीजिए। मगर मेरे पति ने मेरी एक ना सुनी, बल्कि उन्होंने तो कहा कि तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाता हूँ। मैंने अपने पति से कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी। मगर मेरे पति कहने लगे कि तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। मेरी भाभियों ने मुझे बताया है कि तुम उन पर जानलेवा हमला करती हो। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे याद नहीं कि मैंने उन पर जानलेवा हमला कब किया। वो कहने लगे कि पागल लोगों की यही तो पहचान होती है। मेरे पति का ऐसा बदलता हुआ बिहेवियर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा, कार्तिक, आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आपको सच्चाई नहीं पता, मगर वो जबरदस्ती मुझसे मेरा सामान पैक करने के लिए कहने लगे और कहने लगे कि अगर तुमसे सामान पैक नहीं होता तो मैं भाभी से कहकर तुम्हारा सामान पैक करवा देता हूँ। मैं अपने पति के आगे गिड़गिड़ा रही थी, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और फिर वो अगले ही दिन मुझे जबरदस्ती मेरे मायके ले जाने लगे। पता नहीं वो ऐसे क्यों हो गए थे। ये बात उन्हें अच्छी तरह से पता थी कि मेरे घर वाले अगर मेरी ऐसी हालत देखेंगे तो उनको दोषी ठहराएंगे, क्योंकि शादी के बाद मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। जैसी मेरी कंडीशन थी, उस हिसाब से कोई मुझे पहचान भी नहीं सकता था। कार्तिक ने मेरी एक न सुनी और फिर वो जबरदस्ती मुझे मेरे मायके छोड़ आए थे। वहां जाने के बाद पापा ने तो मुझसे बात भी नहीं की थी, बल्कि मेरे दोनों भाई और मम्मी मुझे देखकर बहुत परेशान हो गए थे।
कार्तिक ने उनसे कहा था कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं इसे ले जाऊंगा, क्योंकि आपकी बेटी हमारे घर में रहकर सब लोगों पर जानलेवा हमला कर रही है। मैंने कहा, नहीं, कार्तिक झूठ बोल रहा है, मैंने तो किसी पर भी जानलेवा हमला नहीं किया। कार्तिक मुझे मेरे घर छोड़कर जा चुका था, जबकि मेरे मम्मी पापा उसे देखते रह गए थे। मैं भी उसे आवाज़ लगाती रह गई थी, मगर उसने मुझे पलटकर नहीं देखा था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पापा कहने लगे, देखा तुमने कैसे तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया है, इसीलिए मुझे ये लड़का पसंद नहीं था। तुमने अपनी हालत देखी है, शादी से पहले तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी और अब इन लोगों ने तुम्हारी खूबसूरती छीन ली है। मुझे पापा की बातों का अंदाज़ा अच्छी तरह से हो रहा था। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और पहले भी अगर वो मुझे कार्तिक से शादी करने के लिए रोक रहे थे तो उनका रोकना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कार्तिक की सच्चाई भी अब मेरे सामने आ गई थी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए परेशान हो रहे थे। मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या क्या हुआ, तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया, मगर ना जाने क्यों जब से मैं अपने मायके आई थी मुझे अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही थी। अब मुझे समझ आया था कि वहाँ रहते हुए ही मेरी तबीयत खराब थी। मम्मी ने कहा था कि कल हम तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन मेरी तबीयत तो यहाँ आने के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मैं बहुत परेशान थी। मैंने लगातार 2 दिन तक कार्तिक को फ़ोन करने की कोशिश की। मेरे दोनों भाइयों ने भी कार्तिक का नंबर ट्राई किया, मगर उन्होंने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया था। कार्तिक का इस तरह से बदलना मुझे परेशान कर रहा था। क्या वो मुझे यहाँ छोड़कर भूल गए थे? क्या अब वो मुझे यहाँ से नहीं ले जाने वाले थे? इधर पापा मुझे बात बात पर ताने दे रहे थे। भले ही वो मेरे पिता थे, मेरे लिए बहुत परेशान थे, मगर बार बार मुझे रियलाइज़ करवा रहे थे कि कार्तिक से शादी का फैसला मेरे लिए बहुत गलत था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी क्या गलती थी, क्यों कार्तिक ने मेरे साथ ऐसा किया। लगभग 1 हफ्ता गुजर गया था जब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कल गांव जाऊंगी और कार्तिक से जाकर बात करूंगी, लेकिन वहां जाने से पहले ही कार्तिक हमारे घर पर आ गया, और घर आते ही वो मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैं तो उनको इस तरह से देखकर घबरा गई थी। मैंने कहा, कार्तिक आपको क्या हुआ है? आप आखिर मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? कार्तिक कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ता या फिर तुम्हें सब कुछ बता देता तो शायद तुम यहाँ न आती। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ जानबूझकर छोड़कर गया था, क्योंकि जब से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है। हमेशा तुम्हें बुखार रहता, तुम चिड़चिड़ी सी रहती हो। तुम तो मुझे अपने करीब पे नहीं आने देती थी। तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। मेरे घर में जाने के बाद तुम पूरी तरह से बदल गई। मैं समझ गया था कि ज़रूर तुम्हारे साथ कोई समस्या है, मगर मैंने तुमसे कई बार डॉक्टर के यहाँ चलने को कहा तो तुम वहाँ भी नहीं गई, और घर पर भी सब लोगों ने मुझे यही सजेशन दिया कि मुझे तुम्हें डॉक्टर के यहाँ नहीं लेकर जाना चाहिए। मगर मेरे भाई मुझसे तुम्हारी शिकायत करने लगे थे। चारों ही भाई अलग अलग बातें तुम्हारे बारे में कहा करते थे। कोई कहता कि तुम पागल हो गई हो, तो कोई कहता कि तुम सब पर जानलेवा हमला करती हो, तो कोई कहता कि तुम कमरे में अगरबत्ती लगाकर न जाने क्या करती रहती हो। भैया का कहना था कि ये शहर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जादू टोना करना बहुत अच्छे से जानती है। तुम्हारी पत्नी के कमरे से हमेशा अगरबत्ती की खुशबू आती रहती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर देख लेना। कमरे के अंदर दाखिल होकर मुझे अगरबत्ती की बहुत तेज खुशबू आती थी। मैंने कहा, मगर अगरबत्तियां तो तुम्हारी भाभी ही मेरे कमरे में लगाया करती थी, वो ऐसा क्यों करती थी? इस बारे में तो कभी मैंने भी उनसे नहीं पूछा। कार्तिक कहने लगे, हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो सब लोग मुझे तुम्हारे बारे में भड़काया करते थे, ताकि ये बात साबित हो जाए कि तुम पागल हो और तुम किसी तरह का जादू टोना करती हो। वही सब उल्टा हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब रहने लगी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि वो लोग बोल रहे थे। एक दिन मैंने कमरे में मौजूद सभी भाभियों को आपस में बातें करते हुए देख लिया था। वो हंस हंसकर बातें कर रही थी और कह रही थी कि हम रश्मि को यहाँ से निकाल कर ही रहेंगे। जिस दिन से वो हमारे घर में आई है, उसी दिन से उसने हमारे देवर की कमाई को हमसे छीन लिया,
तो मुझसे ठीक कहती थी कि मेरे भाई कोई काम नहीं करते। इस बात का पता भी मैंने लगा लिया। वो लोग घर से तो निकल जाते हैं मगर घर से बाहर टहलते रहते हैं और लोगों को मेरी कमाई खाने की आदत पड़ गई है। लेकिन जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है तब से मैं तुम पर खर्च करने लगा था और ये सब कुछ उन्हें पसंद नहीं आता, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो लोग तुम्हें पागल साबित करके मेरी जिंदगी से निकाल देंगे। इस तरह मैं दोबारा से अपने महीने की पूरी सैलरी उनके हाथों में ही दिया करूंगा। मेरी सैलरी ज्यादा है, इसलिए घर के सारे ही लोगों का खर्चा आराम से निकल जाता है। उन्हें लगा कि अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं सबसे ज्यादा खर्च तुम पर ही किया करूंगा और अगर हमारी कोई औलाद हो गई तो शायद मैं उन लोगों से अपना ध्यान हटा लूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सारे भाई मेरी कमाई पर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर उन लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखवाना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई काम धंधा नहीं करेंगे। लेकिन मेरी ज्यादा कमाई ने उन लोगों की हरकतों को बिगाड़ दिया। भाभियां अपने मुंह से जो सच्चाई उगल चुकी थी वो सब मैंने सुन ली थी। दरअसल छोड़ने का फैसला किया ताकि मैं गुस्से में तुम्हें घर से यहाँ लेकर आऊं और उनको लगे कि मैं तुम्हें पागल समझ चुका हूं। मैंने यहाँ से जाकर उनसे बोल दिया कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मैंने उनको झूठ बोला कि तुम्हारे घर वालों से मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और इस बीच मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। इस बात पर घर के सभी लोग बहुत खुश हुए थे, मगर मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तुमने मुझे जीस काले कपड़े में लिपटी फिटकरी के बारे में बताया था। मैंने उसका राज भी जान लिया, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो कोई मामूली बात नहीं थी। मेरी चार चार भाभियां हैं। मुझे ये जानना था कि आखिर घर में जादू टोना कौन सी भाभी करती है, लेकिन हैरानी मुझे उस समय हुई जब मुझे पता चला कि मेरी सारी ही भाभियां जादू टोना करती हैं, क्योंकि हमारा गांव एक ऐसा गांव है जहां पर 70% लोग जादू टोना करते हैं। मेरी भाभियां सोच रही थीं कि वो तुम्हें मेरी जिंदगी से निकालने में कामयाब रहीं। एक दिन मैंने अपने सभी घर वालों को बहाने से घर से बाहर भेज दिया। उसके बाद मैंने खामोशी से एक एक करके सभी भाभियों के कमरे में तलाशी ली, तो मुझे सभी के कमरे से बहुत सारी फिटकरी मिली थी। किसी भाभी के कमरे से ताबीज, किसी भाभी के कमरे से काले रंग का कपड़ा, तो किसी भाभी के कमरे से बहुत सारी अगरबत्ती, मोमबत्ती, बहुत सारी सुइयां और भी जादू टोने में इस्तेमाल होने वाला बहुत सारा सामान मिला था। और फिर वो फिटकरी लेकर मैं हमारे गांव के बाबा वेद जी के पास चला गया। बाबा वेद जी हमारे गांव में एक ऐसे बाबा हैं जो आयुर्वेदिक दवाई बनाने के साथ साथ तंत्र मंत्र भी जानते हैं। मैंने उनको फिटकरी दिखाई और उनको पूरी बात बताई, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस फिटकरी पर काला जादू किया जाता है और ये फिटकरी जिसे भी खिलाई जाए उसको अपने आस पास आए नजर आते हैं और उसको अपने आप से भी नफरत होने लगती है और उस इंसान से भी नफरत होने लगती है जो उसके सबसे ज्यादा करीब होता है। बाबा वीर जी के घर आकर मेरे होश उड़ गए थे, लेकिन मैंने अपनी भाभियों का जादू टोने वाला सारा ही सामान निकालकर घर से बाहर फेंक दिया था। जब वो लोग घर पर आई और अपने सामान को तलाश करने लगी और बेचैन होने लगी, तब मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप लोग क्यों परेशान हो। उन सभी के चेहरे पर घबराहट छाई हुई थी। फिर मैंने उनको बता दिया कि मैं आपका वो सारा सामान फेंक चुका हूँ जिससे आप लोग जादू टोना करती हो। मेरी बात सुनकर मेरी सारी ही भाभियां घबरा गईं, जबकि मेरे भाइयों का भी कुछ ऐसा ही हाल था, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि उनकी पत्नियां जादू टोना करती हैं। दरअसल उन लोगों ने मुझ पर भी जादू टोना किया हुआ था। यही वजह थी कि मेरे परिवार वाले मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मैं अपने जीतने भी पैसे कमाया करता था, अपने भाई भाभी को दे दिया करता था। तभी मैंने उनसे अपने 1 रुपये का भी हिसाब नहीं लिया था। उन्होंने तुम्हें वही फिटकरी पीसकर खाने में भी खिलाई है और पानी से भी खाने को दे दी थी। मैंने भाभियों को बता दिया था कि मैंने आपको बातें करते हुए सुन लिया था। जब आप रश्मि को पागल करने वाली बातें कर रही थीं और खूब खुश हो रही थीं, आपका मानना था कि आप सभी अपने मकसद में कामयाब हो गई हो और जैसे ही ये बात साबित होगी कि रश्मि पागल है, मैं उसे घर से निकाल दूंगा। उसके बाद फिर से मेरी कमाई आप लोगों के हाथ में आने लगेंगी। तभी तो मैंने ज्यादा समय लगाए भी नहीं, रश्मि को घर से निकाल दिया। मैंने उनको बता दिया था कि मैं आप सबकी सच्चाई जान चुका हूं। उन सबके तो होश उड़ गए थे। मेरे सभी भाई मुझसे अपने की माफी मांग रहे थे और भाभियां भी शर्मिंदा थीं, मगर मैंने उनसे बोल दिया था कि अब आप लोगों का और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आप लोगों की खातिर अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता।
आपको क्या लगा कि मैं आपकी बातों में आकर अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जैसा आपने उसे बना दिया है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मेरी भाभीियों ने गांव की औरतों से जादू टोना सीख लिया। उन लोगों को रश्मि पसंद नहीं थी, मगर मेरी जिद की खातिर उन्होंने तुम्हें अपने घर की बहू बनाया। यही वजह थी कि वो मेरी नज़रों में भी अच्छी रहना चाहती थी और तुम्हें मेरी जिंदगी से भी निकाल देना चाहती थी। वो लोग चाहते ही नहीं थे कि मेरी शादी हो, क्योंकि उन्हें पता था कि शादी के बाद मैं अपनी पत्नी पर पैसे लगाने लगूंगा, तो वो मेरी शादी की बात को इग्नोर करने की कोशिश करते थे। मगर मेरी जिद करने पर उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। लेकिन अब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। तुम्हारे पापा सही कहते थे कि तुम गांव जाओगी, वहां अनजान लोग, वहां तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने तो मुझे कई बार बताने की कोशिश की थी कि मेरे भैया भाभी ठीक नहीं हैं, मगर मैं उन लोगों पर अंधा विश्वास करता था। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। कार्तिक कहने लगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम लोग अब गांव नहीं जाएंगे। मैं अपने घर वालों से सारे संबंध खत्म कर चुका हूँ। ऐसे परिवार वाले किसी काम के नहीं जो हमें अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हों। मैं उन लोगों के लिए नोट छापने की मशीन था जिसका वो सिर्फ इस्तेमाल करते रहते थे। उन्हें लगा कि मेरी पत्नी की अचानक से उनके पास पैसों की कमी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरी जिंदगी से निकालने की कोशिश की। मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार वालों से वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अब कभी अपने गांव नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि हम दोनों यही अपनी जिंदगी बिताएंगे। मेरे पापा, जो कि पहले कार्तिक से नाराज थे और मुझसे भी नाराज थे, कार्तिक की इतनी मोहब्बत देखकर उन्होंने हमें माफ कर दिया था और अब उनको ये एहसास हो गया था कि कार्तिक उनकी बेटी के लिए परफेक्ट है। मगर कार्तिक के घर वालों ने जो भी हमारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे साथ अगर कभी कुछ गलत भी करते हैं तो ना जाने क्यों हमें उन पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब हम खुद अपनी आंखों से उन्हें गलत साबित होते हुए देख लेते हैं तो हमारा दिल बिखर कर रह जाता है। मेरा पति जो अपने भैया भाभी से बहुत प्यार किया करता था, उसके सामने जब उसके परिवार वालों की हकीकत आई तो वो अंदर से टूटकर रह गया था। लेकिन उसने अपने परिवार वालों से सारे संबंध खत्म कर दिए। गांव के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं और जादू टोने का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए जो अपने जादू टोने से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। मेरी जेठानियां सारी रात फिटकरी पर तंत्र मंत्र करती थीं और वही तंत्र मंत्र वाली फिटकरी मुझे काले कपड़े में लपेटकर दे दिया करती थी और मुझसे झूठ बोलती थी कि इसको पानी के साथ खाने से मेरा पति मुझसे संतुष्ट रहेगा। उनको उनके किए की सजा मिल गई, क्योंकि मेरा पति उनसे दूर हो गया और अब वो कभी उनके पास नहीं जाएगा। अब मैं शहर में ही रहकर अपने पति के साथ साथ नौकरी करती हूँ और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। हम लोग यहाँ किराए के घर में रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।